नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी में इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम इसी टॉपिक को बीपीएससी के नज़रिए से समझने वाले हैं और उन सभी ज़रूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में बढ़त दिला सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी आखिर इस टॉपिक से पूछता क्या है, कौन से वो एरिया हैं जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इस पूरी बातचीत में हमारा फोकस सीधे उन्हीं हाई यील्ड फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा जहां से नंबर स्कोर करना सबसे आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चलेंगे सीधे उन जगहों पर जहां खुदाई हुई और क्या क्या मिला ये देखेंगे। उसके बाद उनकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग, लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, उनके धर्म और आखिर में ये सभ्यता खत्म कैसे हुई इस पर बात करेंगे। और हाँ, अंत में बीपीएससी के लिए कुछ स्पेशल रिवीजन पॉइंट्स भी हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सभ्यता का एक सामान्य परिचय। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका जो सबसे विकसित दौर था, जिसे हम मैच्योर पीरियड कहते हैं, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ये तारीख समझ लीजिए प्रीलिम्स का एक सीधा सवाल है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, एक शब्द है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान है। इसका मतलब है वो दौर जहां के लोगों के पास लिखने की कला तो थी, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, बस। और जरा इसके फैलाव का अंदाजा लगाइए। ये सभ्यता कितनी बड़ी थी? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए, एक त्रिभुज यानी कि एक ट्रायंगल के शेप में फैली ये सभ्यता आज के कई देशों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव और संगठन कितना विशाल था। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के उस हिस्से पर जहां से बीपीएससी फैक्ट बेस्ड सवाल सबसे ज्यादा उठाता है, यानी महत्वपूर्ण जगहें और वहां से क्या-क्या सबूत मिले हैं। ये टेबल बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक तरह से सोने की खान है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सीधे यहीं से बनते हैं, जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदाड़ो? सिंधु। अच्छा, अब क्या मिला? तो हड़प्पा से बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिला है ग्रेट बाथ और वो कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। गुजरात के लोथल से क्या मिला? दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड। और राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। इस टेबल का हर एक पॉइंट एक संभावित सवाल है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये शहर कहाँ कहाँ थे और वहाँ क्या मिला, पर एक सवाल मन में आता है, इन सारे शहरों में आखिर ऐसी क्या कॉमन और ख़ास बात थी जो इन्हें उस जमाने की सबसे एडवांस्ड सभ्यता बनाती थी? तो इन शहरों को जो चीज़ सबसे ख़ास बनाती थी वो थी इनकी इंजीनियरिंग, इनका टाउन प्लानिंग। इनकी शहरी योजना इतनी कमाल की थी कि आज के मॉडर्न प्लानर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनकी टाउन प्लानिंग को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, ग्रिड सिस्टम, मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जैसे चेसबोर्ड होता है। दूसरा, शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटीडल या दुर्ग कहते थे और एक निचला रिहायशी इलाका। और तीसरा जो इनका मास्टर स्ट्रोक था, एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, उस जमाने में ढकी हुई नालियां और साफ सफाई पर इतना ध्यान। और इनकी प्लानिंग सिर्फ सड़कों और नालियों तक नहीं थी। कमाल की बात तो ये है कि ये जो पक्की हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे, उनका भी एक स्टैंडर्ड साइज था, एक अनुपात था, 4:2:1। आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, आपको एक ही साइज की ईंटें मिलेंगी। ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत रहा होगा। ठीक है, शहर तो बहुत मॉडर्न थे, इसमें कोई शक नहीं, पर इन मॉडर्न शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? वो कमाते कैसे थे? चलिए अब उनके रोजमर्रा की दुनिया में एक झांकी लगाते हैं। यहाँ से एक क्लासिक बीपीएससी का सवाल बनता है, वो क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे? तो याद रखिए, गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांसे का इस्तेमाल खूब होता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें लोहे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और घोड़े के नियमित इस्तेमाल के भी सबूत नहीं मिले हैं। ये अंतर जरूर याद रखिएगा। और हाँ, इनकी इकोनॉमी सिर्फ खेती पर नहीं चलती थी।
ये लोग जबरदस्त व्यापारी थे, और वो भी इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इसका सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लेखों से, जहां सिंधु घाटी के इलाके को मेलुहा कहा गया है। ये उनके समुद्री व्यापार का सीधा प्रमाण है। और अब बात करते हैं इनकी लिपि की, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रों के जरिए अपनी बात कहते थे। और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। बोस्ट्रोफेडन, मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। है ना मजेदार? हर शानदार कहानी का एक अंत होता है। तो सवाल उठता है कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और खत्म होने से पहले इनके धार्मिक विश्वास क्या थे? चलिए इस आखिरी रहस्य को भी समझते हैं। अच्छा, इनके धर्म के बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वो मोहरों और मूर्तियों से मिली है। ऐसा लगता है कि मातृ देवी की पूजा बहुत होती थी। एक मोहर पर हमें पशुपति शिव जैसी एक आकृति मिली है। ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, पानी वगैरह। पर सबसे जरूरी पॉइंट जो बीपीएससी पूछ सकता है, किसी भी मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। तो इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, जैसा कि ये चार्ट भी दिखा रहा है, वो है बाढ़ की थ्योरी। मार्शल और एसआर राव जैसे विद्वान बार बार आने वाली बाढ़ को ही इसके पतन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। चलिए अब आगे हैं हम अपने फाइनल रिवीजन सेक्शन पर। ये हैं वो एकदम सटीक फैक्ट्स जो खास तौर पर बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए हैं। इन्हें आप लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी कह सकते हैं। ये कुछ बातें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली, इसकी चारों दिशाओं में सीमाएं, पश्चिम में सुत्का-गेंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। दूसरा, कौन सी साइट किस नदी के किनारे है, इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। और तीसरा, बिहार कनेक्शन। हालांकि सिंधु सभ्यता का कोई स्थल बिहार में नहीं मिला, पर सारण का चिरांद एक समकालीन यानी उसी दौर का एक नवपाषाणिक स्थल है। इस पॉइंट को मेंस के उत्तर में लिखने से वैल्यू बढ़ जाती है। और इस बातचीत को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि एक सभ्यता जो हजारों साल पहले इतना शानदार वाटर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग कर सकती थी, उससे आज के हमारे स्मार्ट सिटीज बनाने वाले योजनाकार क्या सीख सकते हैं?